जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर धर्मेंद्र गौड़ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संदीप जी। साथियों, सर का थोड़ा सा हम परिचय प्राप्त करेंगे, उसके बाद इस बातचीत के साथ आप कनेक्ट करेंगे और सर से हम लंबी बातचीत करेंगे। साथियों, सर सीनियर फैकल्टी हैं एंथ्रोपोलॉजी के और एथिक्स के, साथ ही बहुत सारी किताबों के सर ऑथर हैं और डायस जैसी संस्था में सर ट्रेनर हैं। संकल्प आईएएस की फैकल्टी हैं और अभिषेक शर्मा, मृदुल गर्ग और बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट के सर मेंटोर रहे हैं। तो सर, काफी लंबी और दिलचस्प जर्नी है आपकी और आज हम इस बातचीत में आपकी जर्नी के बारे में, आपके एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट और बहुत सारे युवाओं के जो सवाल होते हैं, उनके जीवन में जो चुनौतियां हैं, उसके बारे में जी बिल्कुल स्वागत है। सर, पहला सवाल ये है कि आप एंथ्रोपोलॉजी और एथिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट, गंभीर विषय पढ़ाते हैं और हजारों छात्रों का आपने मार्गदर्शन किया है और ये मार्गदर्शन सफल भी रहा है क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि यूपीएससी की जर्नी और शैक्षणिक यात्रा कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। मैं संदीप जी आपको बताऊँ कि बेसिकली मैंने अपनी यात्रा, अपनी स्कूलिंग के बाद ही मैंने एक टारगेट बनाया था कि मुझे गवर्नमेंट तो नहीं, परंतु मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में अपने आप को आगे रखना है जो एक सफल और सफलता के साथ साथ समाज के हित में काम कर सके। ऐसी स्थिति में मैंने अपने कैरियर में, जब मैं अपने कॉलेज के बाद निकला तो मेरी पहली सफलता मैंने कुछ ऐसे तैयारी करके मैंने एमपीपीएससी सन 2000 में ही आफ्टर ग्रेजुएशन निकल गया। तो वो मेरी पहली सफलता ने मुझे और भी आगे अग्रसर बढ़ाने की कोशिश की, जिसमें मैंने फिर एमएससी को प्रेफरेंस दिया। परंतु साथ ही साथ में मैंने एक और जॉब, गवर्नमेंट का जॉब था मध्य प्रदेश पुलिस का, उसे एज ए सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनाया। परंतु मैं जब यहाँ पर यूपीएससी के लिए आया और वो मेरी पहली दिल्ली यात्रा थी, तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं, मैं कुछ ऐसा अंजाम दूंगा जिससे कि मैं अपने साथियों का और अपने समाज के लिए एक भूमिका निर्वहन कर सकूं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा एक कारण जानना चाहेंगे। आपने सब इंस्पेक्टर जैसी एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है राज्य के अंदर, उसे क्यों छोड़ा आपने? देखिए, सबका अपनी जिंदगी का एक मकसद होता है संदीप जी, और मेरी मकसद में ये था कि मैं करूँगा तो खासतौर से वो भी एक जॉब ऐसा था जहाँ पर मैं समाज के साथ और लोगों की सुख दुख में और उनके खासतौर से काम आ सकता था। परंतु मैंने देखा, जब मैंने अपने आईपीएस को देखा, जिनका नाम कुमार अन्वेश मंगलम साहब था, तो मैंने देखा कि इस तैयारी के साथ साथ ही अगर मैं इसको भी अंजाम दे दूं तो मैं अपने इस पूरे के पूरे जीवन में और अपने परिवार के लिए भी एक योगदान दे सकूंगा। ऐसा मैंने कल्पना की। तो उसके बाद मैंने जो टारगेट बनाया वो आईपीएस का ही टारगेट बनाया और मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने एक एंथ्रोपोलॉजी और एक लोक प्रशासन विषय लेकर तैयारी पुनः प्रारंभ की। पहले 2 ऑप्शनल? जी, 2 ऑप्शनल हुआ करते थे और मैंने 2004 में यूपीएससी का पहला इंटरव्यू देखने को मिला मेरे को। इसके पहले मैंने कई पीसीएस भी दिए, जिसमें झारखंड, उत्तराखंड, जो नए राज्य का गठन हुआ था उस समय, तो वो देने के बाद मुझे सिर्फ एक ही सूझ आई कि मैं क्यों ना यूपीएससी को ही अपना प्रेफरेंस बनाऊं। तो इसी तैयारी के दौरान जब मैंने एंथ्रोपोलॉजी चुना तो एंथ्रोपोलॉजी मेरे लिए एक सहज विषय तो था ही, पर मेरा स्कोर अच्छा होता गया। साथ ही साथ मैंने यहाँ आकर 1-2 कोचिंग्स में पढ़ा भी, पर वहाँ पर मुझे डायरेक्टर ने मौका दिया तो मैं एक मेंटर के रूप में धीरे धीरे करके शुरुआत कर दिया। तो संदीप जी, हुआ है ऐसे कि खासतौर से यूथ लोगों के लिए मैं एक आइकन जैसा तो नहीं, परंतु फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, करंट के लिए एक अपनी ही मैगजीन शुरू करने के लिए मैंने एक और इनिशिएटिव ले लिया। अच्छा, आपने मैगजीन भी स्टार्ट की और भारत एक ऐसी रेफरेंस बुक होती थी तो उसका जिस्ट भी तैयार करना शुरू किया हर साल। भारत नाम की जो भारत 2026 जैसे अभी आई है, तो उसी तरह मैंने 2008 से शुरू किया और लगातार 2012 तक मैं इसी काम में लगा। इंडिया ईयर बुक की बात? इंडिया ईयर बुक, भारत सरकार की जो पब्लिकेशन डिवीजन से आती है उसका जीस्ट बनाना और इकोनॉमिक सर्वे का जीस्ट बनाना मेरी एक आदत बन गई। और उस समय आप जानते हैं कि यूपीएससी में खासतौर से प्रिलिमिनरी में जो पेपर होते थे, 2 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल का होता था और एक जीएस का पेपर होता था। तो हम लोग मतलब मेरी पूरी टीम खासतौर से साथ में काम कर रही होती थी, तो हम बच्चों की यूपीएससी जाके भी मदद करते थे उनके फॉर्म भरने तक। अच्छा। तो एक छोटा सा प्रयास था जिससे कि हम ने जो
फेस की थी प्रॉब्लम्स, उनको भी ना फेस करना पड़े, ऐसा हमारा मोटो हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है, बहुत तो शानदार जवाब जी, पहला सर रहा आपका। आपकी जर्नी के बारे में और भी हम बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा हम अपने मूल सवालों की तरफ जी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मेंटरशिप का आपने एक बहुत प्यारा वर्ड सुना है, जी और आप लोग मेंटरशिप प्रोवाइड भी करते हैं। जी बिल्कुल। डिजिटल दौर में कोचिंग और मेंटरशिप का स्वरूप बदल गया है। बिल्कुल बदला है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सीनियर फैकल्टी हैं और 20 साल पहले का भी दौर आपने देखा है, तो जैसे हम समझना चाहेंगे कि पहले के दौर में आज के दौर में क्या अंतर पाते हैं, खासकर जो यूपीएससी की जो एस्पिरेंट की अप्रोच है उसके हिसाब से। संदीप जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। और यूथ में जो आज के उसमें खासतौर से हमारे टाइम पर और आज के टाइम पर थोड़ा अंतर ये रहा कि पहले वन वे कम्युनिकेशन था, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं वो कर पाते थे। दूसरा, हमारे पास सोर्स ऑफ जो नॉलेज था वो लिमिटेड था, और ऑथेंटिक तो था परंतु साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड नहीं था। परंतु आज के टाइम पर एक्यूरेसी है, एआई के टाइम पे तो और ज़्यादा भी आप टू वे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बच्चों के सामने कई रास्ते हैं जिसमें कि वो अपनी राइटिंग स्किल को कवर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले OMR हम सोचते थे कि ये मशीन कैसे, मार्क ऑप्टिकल रीडर कैसे काम करती होगी, परंतु आज बच्चे खुद ही चेक कर सकते हैं, एआई से भी चेक करवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री है, और आपको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। कई तरह के आप मॉडल आंसर्स देख सकते हैं जो पहले देखे भी नहीं जा सकते थे। आज आप अपनी कॉपी भी चेक करने के लिए, खासतौर से भारत सरकार का ये कदम कि वो आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की कट ऑफ दे रही है। हमारे टाइम पे कट ऑफ तो मेंस की भी नहीं होती थी। अच्छा, पहले कट ऑफ नहीं, कोई दिखाई नहीं जाती थी, सिर्फ गजेट ऑफ इंडिया का हमारे पास फॉर्म आता था और हम मेंस का फॉर्म भरते। ठीक है, तो बहुत अंतर आया है। तो मैं समझता हूँ कि नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा, और बच्चे अभी तैयारी भी इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। ऑनलाइन मोड हो चाहे वो मेंटरशिप हो, दोनों ही फायदेमंद है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इस यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का पहले मौका 12वीं के बाद नहीं होता था। आजकल बच्चे इनिशियल लेवल पर ही जब वो आते हैं CUT के बाद यहाँ कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लोग तो बस ग्रेजुएशन के बाद आने के लिए तैयार होते थे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज बस इतना ध्यान रखना है बच्चों को, आपके माध्यम से बताऊंगा कि धैर्य रखकर अपनी प्रिपरेशंस को साथ में कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखें, और कभी भी अपने आप को इस भावना में नहीं लाएं कि क्या होगा आगे। यूपीएससी के बाद भी एक ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु मैं चाहूँगा कि बच्चों को इस तारतम्य में अगर वो कंसिडर करें तो सिलेबस वेल डिफाइंड है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक को और रेफरेंस बुक को अगर कवर करते हैं तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी बहुत जोश में शुरू करते हैं। कोई रील देख ली, कोई इंटरव्यू देख लिया, या किसी IAS या IPS को एनकाउंटर करते देख लिया, पेपर में जब उसका भौकाल देखा तो तैयारी शुरू कर दी, लेकिन बीच में उनका रिदम नहीं बन पाता, रिदम खो देते हैं। जी जी। हम समझना चाहेंगे कि बिना किसी लंबे ब्रेक या डिमोटिवेट हुए कंसिस्टेंसी के साथ यूपीएससी की इस लंबी तैयारी के जंग को कैसे जीता जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न नहीं है, बाकी में एक मूल आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूँ कि कैंडिडेट बनते ही आपके दिमाग में, बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। यहीं से अगर ये प्रश्न बनता है कि ये मेरे जीवन के लिए नहीं, समाज के हित में और देश के हित में है, तो जो देश प्रेम की भावना जो जागृत आपके मन में हुई है उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास रहता है। तो जैसा कि आपने कहा कि इस तारतम्य में खासतौर से क्या किया जाए और कैसे इसको जीता जाए, और बिना किसी ब्रेक के या डिलेमा के या किसी डाइवर्जन के। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका लक्ष्य फिक्स है तो देखिए अड़चनें आती हैं और बाधाएं कितनी ही आ जाएं, ठीक है, मंजिलें अगर तय हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। शेर हो गया जी बिल्कुल। तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि यदि बीच में कभी कभी ऐसा आता है तो आप ब्रेक ले लीजिए, कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, क्वालिटी मेंटेन करिए। रही बात जीत की, तो जीत के लिए नहीं, अपने बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है तो पूछना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि भटकते वो हैं जो रास्ता ही नहीं पूछते। क्या बात है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे ने अपनी तैयारी के दौरान बेसिक्स कवर कर रखा है, बेसिक के साथ साथ उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देखना है और उनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स तैयार खुद ही एक फ्रेमवर्क के हिसाब से करते रहे,
यहाँ मैं संदीप जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, यूपीएससी की तैयारी एक टेक्निकल भी है और एक सामान्य रूप से अपनी खुद की तैयारी है। और ये खुद की तैयारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ सॉरी, कि अगर आपने अपने वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रख रहे हैं उसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जीएस के पेपर 4 जो मेरा विषय है उसमें मार्क्स लाना और आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किल को बढ़ाता है आपका ऑप्शनल और ये उसको सपोर्ट करता है। कहने का मतलब सर कि यूपीएससी की तैयारी करना न सिर्फ ज्ञान को एक्वायर करना है, नॉलेज को एक्वायर करना, बल्कि पर्सनालिटी में जी बिल्कुल, और यही मेरा मोटो है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं, मेरे विद्यार्थी जानते हैं, खासतौर से इस पॉडकास्ट के बाद वो जानेंगे और कहेंगे कि नहीं जो सर बोलते हैं वही बता रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों, मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन मसूरी तक के लिए नहीं देना चाहता, मैं सिलेक्शन आपको बेस्ट सिविल सर्वेंट अवार्ड 22 अप्रैल को मिलता है वो दिलवाना चाहता हूँ। क्या बात है। तो अपने आप ये सारी यात्राएं में आप सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं तो रहती हैं। साथ में मैं एक और बात कहूंगा कि ऐसे को आप हल्के में मत कीजिए, क्योंकि निबंध लिखना वास्तव में आपके व्यक्तित्व की एक अवधारणा को प्रस्तुत करता है और ये 250 नंबर आपके अपने हैं। तो खासतौर से जो वैकल्पिक विषय से मिलने हैं, एथिक्स, देयर आर 3 E, मतलब एक एथिक्स का ई है, एक आपका एनर्जी का ई है और एक ऐसे का ई है। ये 3 E बेसिकली रेसिप्रोकल है, इसे आपकी ताकत बनाइए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर एक सवाल है, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में मैं बिल्कुल हिंदी में पूछ लेता हूँ। जी जी। अक्सर छात्र केवल ज्ञान पर ध्यान देते हैं जी, लेकिन प्रशासन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसका क्या महत्व है, पहले तो आप ये बताएं। तैयारी के दौरान एक छात्र अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व में इन गुणों को कैसे विकसित कर सकता है ताकि वह एक बेहतर अधिकारी बन सके, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि आपको बेस्ट सिविल सर्वेंट का अवार्ड कैसे मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मानवता और सामाजिकता, ये दोनों ही प्रकरण हमसे जुड़े हुए हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में जैसे कि अभी मामला रिसेंटली देखा आपने कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किए हैं, वास्तविकता में हम नहीं कर पाए, ऐसा मैं मानता हूँ। पूरी तरह से तो सच नहीं कह सकता, परंतु जो मेरे दिमाग में है मैं वो बताना चाहूँगा कि वास्तव में सत्यनिष्ठा है क्या, या मैं कहूँ सत्यनिष्ठा के साथ साथ भारत में ईमानदारी क्या है। तो मनुष्य की ईमानदारी, जो वो करता है वो उसके लिए तो ईमानदारी है, परंतु ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का बुरा करूं। ईमानदारी का मतलब है कि मैं वो करूं जो मेरे लिए सही हो, परंतु समाज के लिए भी सही। बिल्कुल। साथ ही साथ सत्यनिष्ठा तब आती है जब मुझे मौका मिले नेगेटिविटी लाने का भी, नकारात्मकता का भी, तब भी मैं एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह उस तरफ ना जाऊं, झुकूं जहां नकारात्मकता है। यानी कि ईमानदार बना, ईमानदार, मैं मौके मिलने पर भी ईमानदार, मतलब मेरे को बेईमानी का मौका भी मिले तब भी मैं ईमानदारी को पालन कर सकूं, यही सत्यनिष्ठा है। सत्य के प्रति निष्ठा ही सत्यनिष्ठा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये खासतौर से हमें बच्चों में डालना पड़ेगा, इनकलकेट करवाना पड़ेगा। हमारे समाज में बच्चों को अपने माता पिता, अपने पीयर ग्रुप्स और खासतौर से स्कूल कॉलेज में ग्रहण करना अनिवार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर। हम थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट्स की तरफ, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एंथ्रोपोलॉजी जी और एथिक्स के बारे में थोड़ी सी हम आपसे बातचीत करें। बिल्कुल संदीप जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपने ऐसे विषय के बारे में पूछा है जो एक ऐसा विषय है जो विज्ञान के क्षेत्र के बच्चे भी और ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी दोनों ही ग्रहण करने की स्वतंत्रता रखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें कोई बाध्यताएं नहीं है, भले ही आपने ग्रेजुएशन में किया हो या ना किया हो। ये विषय में एक सिलेबस फिक्स है और सिलेबस छोटा है, इस वजह से एंथ्रोपोलॉजी हमारा ही विज्ञान है। विषय भी मानविकी क्या है, मानव शास्त्र है। हम कैसे बड़े हुए, हम कैसे विकसित हुए, मतलब कि हम अपने प्राचीन प्रागैतिक इतिहास काल से लेकर आज हम होमो सेपियंस तक की यात्रा में क्या तब्दीली की है, क्या क्या हमने पाया है, इस सब की वो बोले सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल जो भी एक्टिविटीज हम देखते हैं उसी का अध्ययन है। वास्तव में मानव का ही अध्ययन मानव शास्त्र है। बिल्कुल सर, हम समझना चाहेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के आप विशेषज्ञ हैं जी, इन दोनों विषयों को पढ़ने की सही अप्रोच। तो सबसे पहले हम थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी से आपसे चाहेंगे कि उत्तर दें आप। संदीप जी, बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि जूलॉजी और एनवायरमेंट साइंस में से मिक्स बनकर सामने आया है। ज्योग्राफी के भी कुछ इसमें, मानविकी में खासतौर से डेमोग्राफिक फार्मूलेज यूज होते हैं जो बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी थ्योरी है, थ्योरी का एप्लीकेशंस खासतौर से भारत जैसे जहां पर जनजातीय क्षेत्र बाहुल्यता के कारण भारत में आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहां पर आज भी जो प्रागैतिहासिक काल की प्रिमिटिव कल्चर्स की जो
ट्राइब्स हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं जिसका वर्णन कई हमारे जो मानव शास्त्री रहे उन्होंने किया, जिसमें वेरियर एल्विन का नाम बहुत ही प्रमुख रूप से अपनी पॉलिसी में माना जाता है। और ख़ासतौर से जनजातीय विकास के लिए जो रणनीति और हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं, भारत सरकार मानवीय का सहायता लेती है, जिसमें प्रश्नावली या कई तरह की रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी का यूज़ होता है। बच्चों को इस विषय में सहजता अनुभव हो सके उसके लिए 2 विषय हैं। इसमें कई केस स्टडी को अगर आप इंसर्ट करते हैं अपने आंसर्स में तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और इसमें भी 10 मार्कर का योगदान है और 15 मार्क्स का योगदान होता है। तो टू द पॉइंट लिखना अनिवार्य होता है और वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हुए अपने टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना कारगर साबित होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। विषय मूल रूप से बहुत सरल है, बस इसमें वैज्ञानिक जो क्षेत्र है जिसमें कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पोर्शन है उसको ध्यान से आप अपनी बायोलॉजी के साथ या जूलॉजी के नॉलेज से जोड़कर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, एंथ्रोपोलॉजी के बाद अब थोड़ा सा एथिक्स की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि जीएस के मेंस के पेपर 4 में है। पेपर 4 की तैयारी कैसे करें और एथिक और केस स्टडी, बेसिकली हम केस स्टडी पर फोकस करेंगे। आप बनाएं केस स्टडी की तैयारी कैसे करें जिससे हमारी जो आंसर राइटिंग है वो प्रभावी हो और निश्चित तौर पे एक अच्छा अंक हमें जो है यूपीएससी में प्राप्त हो सके। आपने मेरी मन की और दिल की दोनों बात छीन ली। बेसिकली ये जो पेपर 4 है ये 2013 में यूपीएससी ने जोड़ा है। इस जोड़ने के पीछे है कि भारत में कई ऐसे सिविल सर्वेंट रहे जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी मन से तो काम करने की कोशिश की परंतु पूरा नहीं दे पाए योगदान। तो उसके पीछे यही कारण रहा कि इस विषय को जोड़ना पड़ा और ये सराहनीय कदम 2013 में भारत सरकार ने उठाया। तो खासतौर से इस पेपर में मैं बता दूं कि 2 पार्ट है, 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ए है जिसका नाम है कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड द थ्योरी, और जो दूसरा सेक्शन बी है वो पूरा का पूरा केस स्टडी पोर्शंस है, जो कि 7 यूनिट के बेस जो भी आप पढ़ते हैं उसके केस स्टडीज आती है। केस स्टडी संदीप जी बिल्कुल वैसे आती है कि यदि आप कलेक्टर होते, आईपीएस होते, जो भी आपको पोर्टफोलियो या अथॉरिटी दी जाती है उसके तारतम्य में 2 तरह के प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं कि क्या क्या आपके पास सिचुएशंस में ऑप्शनल अवेलेबल है और उस ऑप्शन में कौन सा बेस्ट है और क्यों, और अगर आप इनमें से कौन सा चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात है। अगर आप इस विषय में 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक पहला विषय है कि तुरंत समाधान और परमानेंट समाधान, 2 समाधान होने चाहिए किसी भी समस्या के। और दूसरा आपको 2 पर्सपेक्टिव में सामने रखना है, जो कि मैं समझता हूँ मेटा एथिक्स नहीं है, यहाँ पर अप्लाइड एथिक्स ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अप्लाइड एथिक्स में खासतौर से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है। एक कि वो केस किससे जुड़ा है, उसके स्टेक होल्डर कौन कौन है, और अगर आपने स्टेक होल्डर पता कर लिए तो आसान हो जाता है केस को सॉल्व करना कि कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, भारत सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव या ड्यूटीज या कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स है, और कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आपका पहला इनिशिएटिव क्या है वो देखना है। इसमें भी आपको मेन चीज़ें ये है कि मेन कोर्स ऑफ एक्शन बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या है, और प्रॉब्लम्स पेरिफेरल में पहली अटैक प्रॉब्लम क्या है, तो जिसको दूर आपको पहले करना अनिवार्य है। तो सिंपल सी बात है, और इसी तारतम्य में आप आगे बढ़ें और दोनों प्रश्न के उत्तर आप अगर देते हैं तो जैसे कि 100 वर्ड का है तो 50-50 दे दे, तो अपना पैराग्राफ ही 50 का लिखना शुरू करें तो गिनने की संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं मानूंगा कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें और जरूर से जरूर अपने आप को पढ़ें, जो आपने लिखा आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। सर बहुत शानदार बातचीत और थोड़ा गंभीर विषय हमने टच किए। जी, अब थोड़ा सा इसमें लाइट करते हैं बातचीत को, और इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको कॉफी पिलाना। बिल्कुल, थैंक यू। यूपीएससी और जिंदगी नामा का शुक्रिया, और बहुत अच्छा है कि आप इस तरह का इनिशिएटिव लिए हैं, और ये प्रयास वास्तव में हमारी यूपीएससी के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, और जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए सर जी बहुत सराहनीय कार्य ये यूपीएससी और जिंदगी नामा ने किया है। सर अब थोड़ा सा बातचीत को लाइट करेंगे, रैपिड फायर के रूप में आपसे हम 5 छोटे-छोटे सवाल पूछेंगे, स्वागत, और उनका उत्तर आपको एक ही लाइन में देना है, लेकिन किसी प्रश्न का लगे कि हमें थोड़ा सा लंबा उत्तर देना है, तो ये मैं आपको लिबर्टी दूंगा, आजादी नहीं, जैसे कि आप समझते हैं। बिल्कुल। सर पहला सवाल है, सोशल मीडिया का मोह या किताबों का बोझ, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया का बोझ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका अपना है, परंतु जो किताबों का मोह है वो पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि किताब ही कहते हैं, किसी एक बड़े विद्वान ने कहा है कि मैंने अगर ये किताब ना पढ़ी होती तो मैं
ये की नहीं रखता, जो की जिंदगी की है वो मैंने किताब से पाई है। यही मेरा आफ्ताब है, यही मेरी किताब है। क्या बात है सर, आपके जवाब में शायरी निकल नहीं, वो तो देखिए ऐसा लिखते हैं क्या? मैं बेसिकली हिंदी प्रेमी क्षेत्र से हूँ और मेरे पिताजी हिंदी के एक लेखक हैं और उनकी ही प्रेरणा से मैं हिंदी से ओतप्रोत रहता हूँ और विरासत निकल कर सामने दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला सवाल है, प्रीलिम्स का डर या मेंस की आंसर राइटिंग जो बच्चे ज्यादा नहीं करते, ज्यादा रातों की नींद कौन उड़ाता है? देखिए मैं समझता हूँ रातों की नींद तो पीटी उड़ाती है, क्योंकि बच्चों को डिलेमा होता है, वो इल्यूजन में रहते हैं। परंतु जो तैयारी का मुख्य विषय है वो प्रिलिमिनरी और मेंस के बीच की जो गैप है, जो वही इशू है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्य परीक्षा को गंभीरता से प्रिपेयर कर लिया जाएगा तो प्रिलिमिनरी अपने आप आपको फलदायी बनेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुंह ना कहकर मैं इसको ये कहूँगा कि यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जी सर। अगला सवाल है, सिलेबस खत्म करना या रिवीजन करना, सफलता की कुंजी, असली कुंजी कौन सी? देखिए ऐसा है, सिलेबस सफलता के लिए कभी खत्म नहीं होने वाला है यूपीएससी का। हाँ। क्योंकि खासतौर से प्रिलिमिनरी हो या मैं लिख दिया कि विज्ञान, वो भी डेली यूज का, तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेबस ना करके जो आपका दूसरा वक्तव्य है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो दिखना है आपको वो करना पड़ेगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आप समझते हैं कि कलेक्टर नहीं बनना है आपको, अभी से आपको कलेक्शन का सदुपयोग करना है। तो मटेरियल को कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कि वो पीले पन्ने आप ले आए बाजार से और बाजार में तो बहुत सारे बिक रहे हैं, ठीक है। तो कोई लक्ष्य साध रहा है तो कोई दक्ष बना रहा है, परंतु वास्तव में आपको ही अपने आप में परिपक्व होना है और मैच्योरिटी का ही एग्जाम। बिल्कुल सर। हमारा रैपिड फायर का आखिरी सवाल है, जी, अकेले कमरे में पढ़ाई या ग्रुप स्टडी? मैं फिर वही कहूँगा कि जैसा कि चल पड़े हैं ये कदम, बिन मंजिल न रुक पाएंगे, वक्त को भी साथ देना होगा जब हम कुछ अकेले कुछ कर दिखाएंगे। तो मेरा आंसर छुपा हुआ है कि अकेले में दम है, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी हाँ जरूरी है, परंतु वैसा ग्रुप मिल जाए तो, ऐसा मेरा मानना है। सर एक सवाल और है छोटा सा, यूपीएससी क्लियर करना जी किस्मत का खेल है या नहीं? मैं कहूँगा कि देखिए बेसिकली तो डेस्टिनी ने डेस्टिनेशन को डिसाइड कर रखा है, डेस्टिनी ने डेस्टिनेशन को डिसाइड पहले से कर रखा है, परंतु अगर आपने अपने कदम नहीं बढ़ाए तो मंजिल मिलना मुश्किल है। तो मैं ये कहूँगा, सीधा आंसर है मेरा कि करना आपको है, ठीक है। तो जो आपका प्रश्न है वो खुद अपने आप में जवाब बन रहा है कि मंजिलें उसी को मिलती है जो अकेले राह बनाते हैं, ठीक है। और खासतौर से ग्रुप एफर्ट्स तो है ही, परंतु इसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की भूमिका ज्यादा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो तैयारी करते रहिए और बिना किसी रुकावट की तैयारी करने का एक ही लक्ष्य है, जब मन जो कहे वो करो, परंतु जब दिमाग डिसाइड कर ले कि मुझे अपने लक्ष्य पर फिर से लग जाना है तो लग जाओ। ऐसा सर हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। अब हमारी बातचीत अंतिम पड़ाव में है और इस पड़ाव को हम विजन, आउटलुक या फिर इसको लाइफ लेसन से जोड़ करके बिल्कुल ये जो दो सवाल मैं आखिर में पूछता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ लेसन्स बन जाते हैं। लेकिन आज का हमारा जो फाइनल राउंड यानी कि सेगमेंट 5 का अंतिम पहला सवाल है वो हमारी देश की युवा आबादी को लेकर। बहुत सारी रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारत की भी संस्थाएं ये दावा करती हैं कि भारत इस समय दुनिया की सबसे युवा आबादी है, यानी कि युवा पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और हाल ही में मैंने विजन आईएएस की मैगजीन में पढ़ा एक रिपोर्ट जो कि जनसांख्यिकी करके कोई रिपोर्ट थी और वो आरबीआई द्वारा प्रकाशित थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जैसा कि उस रिपोर्ट ने भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन उस रिपोर्ट ने ये कहा कि क्षेत्रवार विवरण के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत की युवा आबादी यूपी और बिहार में केंद्रित है। लेकिन सर यूपी और बिहार में युवा स्किल्ड नहीं, आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो हम इसी संदर्भ में एक सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका वास्तविक लाभ देश को कैसे मिले, अर्थात युवा आबादी का लाभ देश को कैसे मिले, देश के विकास में कैसे भूमिका दे, इसके बारे में बताएं। और इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स और भविष्य के जो नौकरशाह है उनकी क्या भूमिका हो सकती है? संजीव जी, ये एक संयोगात्मक प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है और मुझसे पूछा जा रहा है। मैं परसों ही ईरा सिंघल जो आईएएस टॉपर रही है 2014 बैच की, उनसे मिला। वो अभी डिप्टी सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार में।
उन्होंने मुझे देखते से ही कहा कि गौर सर आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा सिस्टर मैं इस काम से आया था। तो मैं उस छोटी सी बात तालाब में आपको बता दूं, जैसा आपने कहा, उनका वो एक आदर्श नारी के रूप में तो है ही, उनको एक बीमारी रही तब भी वो टॉप की। हाँ बिल्कुल, ठीक है। परंतु मैंने ये कहा कि अगर व्यक्ति में आकांक्षाएं हैं तो खासतौर से डेमोग्राफिक डिविडेंड का सवाल जो आपने कहा, और खासतौर से यूपी बिहार जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ की यूथ में ताकत तो है परंतु इस ताकत का सदुपयोग नहीं कर पा रही है। और इसके पीछे जो मैं कारण जानता हूँ या जो मैं जानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, इट्स माय ओन ओपिनियन, तो इसमें ये कहूँगा कि बच्चों को खास तौर से स्कूल जाने के समय ये नहीं बताया जाता कि स्कूल क्यों भेजा जा रहा है, कॉलेज के टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो पहले से वो अपने पीयर ग्रुप से या अपने दोस्तों से पूछ के ले रहा है, उसका कोई टारगेट नहीं। तो अगर बच्चों के माध्यम में कहीं गड़बड़ी है, वो इंग्लिश मीडियम जबरदस्ती तो नहीं ले रहा है या अपना कोई भाषा का अवरोध तो नहीं रख रहा है, ये कुछ छोटी छोटी बीच की रुकावटें हैं जो खासतौर से अगर पूरी कर दी जाए तो मैं तो पढ़ाते समय और आपके माध्यम से बता दूं कि बेसिकली मुद्दा वही है कि जो अभी तक भरा नहीं गया है, वो जो आवश्यकता है जिसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, वही मुद्दा है। अगर आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो मुद्दा क्या है? तो बेसिकली कौशल विकास बना देने से या स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना देने से स्किल नहीं बन जाएगा। भारत में लोगों को पेरेंटल हुड्स को, अपने समाज को करके सीखने की जरूरत है। हमने शायद मंदिरों में जूता देख कर उतारा होगा, मंदिरों में जूते उतारे जाते हैं देख कर, परंतु हमने बस लर्निंग बाय ऑब्जेक्ट है, जबकि मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और मैनेजमेंट का एक मेन टारगेट होता है गेटिंग थिंग डन। काम होने से मतलब है, काम कैसे किया गया है मैनेजमेंट नहीं देखता है। तो प्रबंधन कुशल होना चाहिए और खासतौर से समय का प्रबंधन, और अपनी परिभाषा नहीं अपने शब्द का प्रबंधन करिए और चयन रखिए। सर मैं जो आपकी बातचीत से निष्कर्ष निकाल पा रहा हूँ इस सवाल का, आपके कहने का अर्थ है पहला कि माँ बाप को भी प्लान करना पड़ेगा, इसमें इन्वॉल्व करना होगा अपने आप को, बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। और जैसे देखेंगे वैसे ही सीख जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर युवा की बात चल रही है जी, अब बताइए। और नौकरशाही उनके लिए कितना योगदान करेगी, स्किल डेवलपमेंट की आपने चर्चा कर दी कि हमारा युवा कैसे स्किल्ड होगा अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारी अथॉरिटी सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसको लेकर के हमें कुछ मार्गदर्शन करें। संदीप जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी और अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है पूरी तरह से। तो इसके पीछे कारण ये रहे हैं कि हमारा भारत अभी इंटीग्रिटी के तौर पर तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में राज्यों की अलग अलग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अपनी सेंटर बोर्ड अलग है, और हमने अलग अलग कौमों के लिए भी अलग अलग कोर्स, उर्दू के लिए अलग, मतलब अपनी 22 भाषाओं के लिए अलग अलग कोर्स डिजाइन कर रखे हैं। तो ऐसे में मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ कि हमने जैसे ITI को सिर्फ जनरल कैटेगरी का मान लिया, पॉलिटेक्निक्स को मान लिया और उनको सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली डिग्री मान लिया या डिप्लोमा मान लिया। हमने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज तो खोले, परंतु वहीं से बेरोजगार ज्यादा निकल रहे हैं। कारण यह है कि उनको जो पढ़ना था, जो प्रैक्टिकल उनको देने थे, उनने भी कई बार इग्नोर किया, और खासतौर से हायर एजुकेशन ने भी उस तरह से उनको जो समय पर नहीं मुहैया कराया, कि उनके पास लैब तो थी, मैथ्स की लैब थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, केमिस्ट्री की लैब थी परंतु केमिकल नहीं थे, ठीक है, जूलॉजी की लैब थी परंतु एनिमल ही नहीं थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको अगर फुलफिल किया जाए, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं MSc कर रहा था तो उस समय माइक्रो क्लैब करके एक ऑटो क्लैब आता है, तो हमें दस्ताने पहनकर उसमें हाथ डाल के माइक्रोब्स को उगाना पड़ता था ऑर्गेनिज्म के साथ। तो वो 2 करोड़ का था, जापान से मंगाया जाना था। तो बताइए 2 करोड़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी तो स्टेट गवर्नमेंट का एक कॉलेज कैसे अफोर्ड कर पाएगा? कैसे अफोर्ड करेगा? बिल्कुल। ऐसे ही भारत सरकार की एक और संस्था है जहां से मैंने एक डिप्लोमा किया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये जनपद पर है, बिल्कुल कर्तव्य भवन के ठीक सामने। यहाँ पर मैंने देखा कि हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व तो किया है, परंतु प्रिजर्व के बाद उनको ऐसी जगह पर रख दिया है कि वो खुद को ही वो जगह को भी प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो ऐसा मानता हूँ ये बेसिकली गैप है जो फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब नॉन कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, यानी कि मिला जुला सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा दरकार है। बिल्कुल सर। सर अब एक आखिरी सवाल आपसे होगा। जी बिल्कुल। आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया बिल्कुल होगा, आप अपने यंग एज में जाने वाले हैं। यदि आप आज से 21 साल पहले जाएं, जैसे कि आपने बताया कि आप तो सब, हाँ मैं 21 साल की नौकरी में मेरे को 21 साल में मिल गई थी नौकरी, लेकिन 22 साल। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आप सब इंस्पेक्टर ना होते, बिल्कुल आपने अभी ताजा ग्रेजुएशन किया और आगे मुखर्जी नगर, तो उस पे ये सवाल है
तो आप यदि इस समय मुखर्जी नगर 21 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो आप बताएं कि अभी जो आपने सारा कुछ फेस किया, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन, इंटरव्यू, उसके बाद बुक्स को निकालना, पब्लिशर बनना, ऑथर बनना, जी, बहुत जी। सारे हाँ, बच्चों के मेंटोर जो रास्ता मिली, जो अपनाया गया, मेरा कारवा बनता यानी गया कि जी। बहुत एक लंबा अनुभव के जी। बाद आप 21 साल के धर्मेंद्र गौड़ को क्या शिक्षा देंगे, क्या चीजें बताएंगे जिससे उनकी यूपीएससी की जर्नी आसान रहे? मेरे माध्यम से जो आप सवाल कर रहे हैं वो यूथ के लिए एक टारगेटेड और मोटिवेशन भी रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो संदीप जी आपका स्वागत करूंगा, ऐसे प्रश्न मेरे सामने लाने के लिए धन्यवाद आपका। 21 साल की उम्र में मैं अगर यहाँ आता तो हाइपोथेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी बता दूं मैं आपको, ऐसे ही केस स्टडी में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर विगत 10 वर्षों के पेपर उठाता और यहाँ मैं देखता कि मैं कहाँ हूँ और मैं कितना कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे कारण ढूंढता और अपने आप की जिम्मेदारी लेते हुए खासतौर से मैं राइटिंग पे लगता और फिर रेफरेंस और ऑथेंटिक मटेरियल्स की दम पर ही मैं इसको करता और मैं गुमराह ना होने वालों में से एक बनता, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन ज़्यादा बाजार है और बाजार में मैं सबकी नहीं सुनता, अपनी और पुराने यूपीएससी के पेपर की सुनता। खासतौर से मैं कुछ सीनियर्स जो सेलेक्टेड है उनसे मुलाकात करके अपनी आखिरी तैयारी के दौर में अपने चयन सब्जेक्ट को करता और ख़ासतौर से मैं वो मार्क्स लेने की कोशिश करता जो मैं उठा सकता हूँ और जो मुझे आता है मैं वही करता। मैं जो बिना वजह जो पीटी के जो ऑब्जेक्टिव जो लगा देते हैं बच्चे, 100 वाले बच्चों से डरता हूँ, मैं 55 वालों से मोह रखता हूँ कि 55 वाले सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सेलेक्टिव बनो और जो जानो पूरा जानो, अन्यथा ना जानो बेहतर है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि लोगों को जी बिल्कुल इस सवाल का जवाब मिल चुका जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर ये सिर्फ आपका सवाल नहीं होता जी जी, इस सवाल के माध्यम से मैं अक्सर मेरे आज 12वां एपिसोड है जी जी, बहुत अच्छा लगा 12 एपिसोड में मैंने हर एक गेस्ट से ये सवाल पूछा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग उत्तर आए जी हैं जी, और ये मैं समझता हूँ ये सवाल लाखों करोड़ों तक जो युवा पहुंचे हैं, और उनके लिए प्रेरणा बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी धन्यवाद और आभार, आपका भी और पूरी टीम का आपका आभार और खासतौर से यूपीएससी और जिंदगी नामा के इस अथक प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। आगे भी भविष्य में जहां भी मुझे मौका मिलेगा इसके प्रचार प्रसार के साथ आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।